प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैनवासी पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2 शुरू कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 1924 तक कर लिया था, तो 1924 में ही 1924 में कानपुर में गठन हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और गठन करने वाले हैं सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया है। इससे कीर्तन होता 1928 में गठन होगा। कहाँ? दिल्ली, फिरोज शाह, कोटला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन करेंगे सरदार भगत सिंह। जिस संगठन का गठन सचिंद्र सान्याल ने किया था, इस संगठन ने 1925 में 9 अगस्त 1925 में घटना को अंजाम दिया, काकोरी कांड। काकोरी कांड ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना लेके जा रही थी। इस खजाने को इस संगठन के कुछ लोगों ने लूट लिया था, जिसमें जो मुख्य रूप से नाम था वो था राजेंद्र लाली, खुद सचिंद्र सान्याल, इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान, और उसके अलावा जो था इस संगठन के जो प्रमुख नाम थे, और एक नाम था मनमथ नाथ गुप्त। इन लोगों की जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे ऐसे कई लोग थे जिनका नाम इसमें जो था फेमस हुआ इस रूप में। और इस रूप के कारण ही सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास, जब ये लोग पकड़े गए तो इनको आजीवन कारावास, और मनमथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद। राजेंद्र लाड़ी को फांसी की सजा हुई। और इसी घटनाक्रम में काकोरी कांड में प्रथम मुस्लिम व्यक्ति है जिसे फांसी की सजा होगी, काकोरी कांड। ठीक है, 1925 में घटना घटी। 1926 में भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए गठन किया अखिल भारतीय महिला संघ। उन्नीस 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट क्या थी बच्चों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
प्रस्तावना के निर्माण का आधार थी नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में आई। 1928 में ही भारत में आया 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 में भारत में आया साइमन कमीशन, जिसे कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया। विशेषता ये थी कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिस कारण से भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसी के विरोध को करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को कहाँ, लाहौर, पंजाब, 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी के विरोध करते समय उनके ऊपर लाठियां बरसाई तत्कालिक कप्तान साहब ने, और उन लाठियों से घायल हो गए 30 अक्टूबर 1928 में। और घायल होने के बाद में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की जिम्मेदारी उठाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और उन्होंने अक्टूबर को घटना हुई दिसंबर 1928 में पंजाब के सहायक कप्तान, नाम है सैंडर्स की हत्या कर दी। घटना चल रही है 1928 की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैंने आपको बताया, इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भूमिका थी, जिसमें सरदार भगत सिंह और उनका क्रांतिकारी संगठन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 1929 में आया पब्लिक सेफ्टी बिल। पहले पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या था, उसके बाद फिर उसका विरोध। 1929 में आया पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल ये था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कारण बताए, जैसा रोलेट एक्ट था, कुछ ऐसा ही था, और कितने भी समय के लिए किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए हिरासत में लिया जा सकता है। जब पब्लिक सेफ्टी बिल आया तो इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन दो व्यक्तियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंका। और बम कहां फेंका? खाली कुर्सियों पर बम फेंका। उसके साथ साथ क्या किया? उसके साथ साथ इन्होंने पर्चे फेंके, और उन पर्चों में इन्होंने ये संदेश दिया कि हमारा उद्देश्य इस बम से किसी की जान लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य था पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना। प्लस में जो शासन हमारी बात किसी तरह नहीं सुन रहा है, उसके कान बह गए, उसके कानों को सुनाने के लिए हमने ये धमाका किया है।
और इन दोनों को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया। प्यारे बच्चों, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटू केशवर्धन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन, इंपोर्टेंट है भारत के लिए, और इस अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ, किसका लाहौर अधिवेशन? की कांग्रेस का है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल। इसी अधिवेशन में पहली बार पंडित जी ने स्वराज की मांग, ध्यान रखना इससे पहले बाल गंगाधर तिलक स्वराज की मांग कर चुके हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग की? वो की 1929 के अधिवेशन में। इसी के तहत 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे तिरंगा फहराया गया। और इसी अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1930 की 26 जनवरी 29 की 26 जनवरी निकल चुकी थी इस अधिवेशन में। तो हुआ ये कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। फैक्ट और कारण ये था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी थी कि अब हम आजादी की ओर बढ़ेंगे और 1930 से अपना पहला स्वतंत्रता प्रोग्राम मनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की। डिस्टेंस अगर आपसे पूछ ले तो लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। कितने व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित हुए थे? 79 व्यक्ति हुए थे गांधी के साथ दांडी यात्रा। हुआ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय भारत में ये घोषणा कर रखी थी कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नमक नहीं बना सकता। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे और वहां नमक बनाया, क्योंकि नमक बनाने का गवर्नमेंट ने मना कर रखी थी, तो नमक बनाकर वो कानून तोड़ा, जिसे नमक कानून भी कहते हैं, गांजा छोड़ना। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ हो गया। गांधी ने यहीं से शुरू कर दिया, जैसे ही तोड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड सवाल है। इसी के बारे में, गांधी की इस यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा जैसी यात्रा नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, ऐसी ही यात्रा महात्मा गांधी ने की। 78 चलो 78 79 नो प्रॉब्लम। कोई किताब 78 तो कोई 79 चल रही, एक आदमी का तो पढ़ चुका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा की। उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ 12 नवंबर 1930। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों की संवैधानिक सहभागिता के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए।
पहला जो है पहला गोलमेज सम्मेलन। कारण मैंने आपको बताया क्यों करे, ये कराए भारतीयों की संवैधानिक सहभागिता के लिए, भारतीयों को उनका संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए। तो पहला जो हुआ वो हुआ 12 नवंबर 1930 को। जिसमें कोई कांग्रेस सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक ही व्यक्ति है जो दलितों का प्रमुख नेता के रूप में सम्मिलित होगा, और वह है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करती, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी के साथ एक समझौता किया। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए उस समय ब्रिटिश लॉर्ड इरविन ने गांधी के साथ एक समझौता किया, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 1931 में गांधी ने इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ गांधी इरविन समझौता। ये हुआ मार्च 1931 में। इसमें यह हुआ कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। मार्च ना मान के साथ मान के चलो फरवरी के आसपास हुआ होगा, फरवरी 1931 के आसपास हुआ है, क्योंकि मार्च में घटना घटेगी इसके पश्चात। ये फरवरी मार्च के आसपास गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौते में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भारतीय जिन्होंने हिंसात्मक कार्य नहीं किया, उन सब भारतीयों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत जो लोग पकड़े गए थे उन सब लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन प्लस में ये शर्त रहेगी कि वो व्यक्ति उन्होंने कोई हिंसक कार्रवाई ना की। तो कोई समझ में आ गया? पहला है कि सभी भारतीयों को छोड़ा जाएगा, लेकिन छोड़ा जाएगा कि नहीं, यहाँ एक खोज लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि जिसे हम हिंसात्मक सहभागिता ना हो, यानी इसमें कौन फंसा? इसमें सरदार भगत सिंह फंसे। जहां गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले रहा है, गांधी इरविन समझौता हो रहा है, वहां सरदार भगत सिंह फंसते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें हिंसात्मक कार्रवाई का दोषी माना। बटू केशवर दत्त फंसते हैं। तो वो लोग फंस गए, गांधी ने समझौते पर साइन कर दिया। दूसरा, भारतीयों को नमक बनाने की स्वीकृति मिली। ये दो बातें गांधी इरविन समझौते में हो गई। और जब ये हुआ तो इसके पश्चात 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इस बार इस पूरे घटनाक्रम से पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का ही 1930 का कहिए 1931 का भारतीय इसे हटा देता हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले ही एक तो गांधी इरविन समझौता हो गया, फरवरी में हो रहा, मार्च में घटना घटी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। जो गांधी इरविन समझौता है वो 4 मार्च 1931 को होता है। इसके पश्चात इसमें जो कोड लगा हुआ था कि हिंसात्मक सहभागिता जिसकी है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और इन लोगों पर हिंसात्मक सहभागिता का आरोप लगाकर इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इसी बीच गांधी ने
स्वीकृति पाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होगा, और होता है 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बच्चों, इस सम्मेलन में गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वीकृति के पश्चात सहभागिता की, और उनके साथ गांधी, सरोजिनी नायडू, इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। लेकिन हुआ क्या, इसे भी सांप्रदायिक महत्व प्रदान कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब इसको सांप्रदायिक महत्व प्रदान किया तो गांधी ने इसका विरोध किया, और गांधी ने इस आंदोलन को, इस सम्मेलन को विफल मान लिया। और जैसे ही विफल मानते ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो वापस गांधी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पहली बार सविनय अवज्ञा करता है दांडी मार्च के पश्चात, और जब गांधी इरविन समझौता फेल हुआ तो गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1931-1932 में होता है तीसरा, 1932 में होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सारे के सारे लंदन में हुए थे, याद रखना। इसमें कोई कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक भारतीय है, और वो है भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें पिछड़े अथवा दलित वर्ग का नेतृत्व करता माना गया। 1931 में एक्सेप्टेड सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो वो था मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था तीनों गोलमेज सम्मेलन के। ये एक्सेप्टेड सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 1932 तक हम पहुंचे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1936 में गठन हुआ अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी पहली सभा जो आयोजित की गई वो आयोजित की गई लखनऊ में। और प्रथम सभा सचिव थे जी रंगा। जी रंगा जो थे प्रथम किसान सभा के सचिव थे, और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद, प्रथम अध्यक्ष। ये भी एक्सेप्टेड सवाल है, और भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा की दृष्टि से आपसे किसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ और कौन प्रथम सचिव रहा। इसके पश्चात 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ वो हुआ त्रिपुरी में पहली बार कांग्रेस जो गांधी युग चल रहा था उसका समापन का समय आ गया, और गांधी ने अपना प्रत्याशी उठाया पट्टाभी सीता रमैया। गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीता रमैया ऐसे लड़ रहे जैसे मैं ही लड़ रहा हूं। पट्टाभी सीता रमैया की हार मेरी हार होगी, और इनके सामने त्रिपुरी में लड़े सुभाष चंद्र बोस।
और विजयी हुई। और इस तरह से गांधी का प्रभाव कांग्रेस में कम होता हुआ नजर आया। 1939 में ही कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी और सुभाष जब ये समझे कि सुभाष के अंदर जो क्रांतिकारी विचारधारा थी उसका कांग्रेस में कहीं समायोजन नहीं बैठ रहा था, या गांधी और सुभाष के बीच जो वैचारिक मतभेद हो रहा था, इसके कारण 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1940 में 17 अक्टूबर 1940 में 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका मतलब समझिए क्या है। 1940 17 अक्टूबर 1940 में जगह का अगर नाम जानना चाहेंगे तो जगह का नाम है पावनार। ये शुरू किया गया था पावनार में। इसका तात्पर्य ये था गांधी का कि आप किसी भी सत्याग्रह को चलाने के लिए आप भीड़ इकट्ठी ना करो, आप व्यक्तिगत तौर पर सरकार की नीतियों का विरोध करो और सत्याग्रह शुरू करो व्यक्तिगत। आपसे एक्सेप्टेड सवाल ये पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी के आह्वान के पश्चात प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति है विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो है वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया है। अगर दूसरा व्यक्ति पूछ ले आपसे तो दूसरा व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर थोड़ा सा डीप हो जाता है तो या तो आपसे पहला पूछेगा दूसरा, अगर और भी अंदर चला गया तो वो आपसे तीसरा पूछ सकता है, तीसरा व्यक्ति को। मतलब तीसरा व्यक्ति है प्रवर्तक, जिन्होंने उस समय इन तीन व्यक्तियों ने गांधी के आह्वान के पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत में शुरू किया। 1939 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि जो जनरल डायर भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, 1939 में उसकी हत्या कर दी। 1939 में जनरल ओ डायर, आप जानते हैं फिलहाल में मूवी भी आई उधम सिंह के नाम से। जनरल डायर की हत्या कर दी किसने? उधम सिंह। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी विकी कौशल की, वो इसी के ऊपर है, उधम सिंह के ऊपर है। 1939 में उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने जनरल डायर की हत्या कर दी। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि उन दिनों जनरल डायर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मुकदमा चला रही थी और जैसे ही जनरल डायर को उस ब्रिटिश मुकदमे में बरी किया गया, तुरंत ही उधम सिंह ने ब्रिटिश न्यायपालिका के अंदर ही इसकी गोली कर दी। 1939 में 1942 में वर्धा में 1942 में प्रस्ताव आया भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखना ये प्रस्ताव है अभी, और ये प्रस्ताव आया, जगह का नाम है वर्धा में आंदोलन हुआ। उसी वर्ष 1942 के ही कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव को सहमति मिली थी और यह हुआ था 7 अगस्त 1942 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर नहीं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है बच्चों, ये लाहौर नहीं, ये मुंबई अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति मिल गई। आंदोलन का जो प्रस्ताव था
प्रस्ताव को पास किया गया। कब? 7 अगस्त को। जैसे ही 7 अगस्त को पास किया गया, ऐसे ही 8 अगस्त को शुरू हो गया। 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ 8 अगस्त 1942 को। इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया? ये वृद्धा में पेश किया गया 1942 में। प्रस्ताव पास कब किया गया है? 7 अगस्त को। ठीक है। और ठीक 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। इस ऑपरेशन जीरो आवर में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ गई थी कि अब भारतीयों में आजादी के प्रति ज्यादा उठापटल है और इसे किसी तरह दबाया जाए। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की गिरफ्तारी भी होती है 9 अगस्त 1942 को ही। और इनके साथ इसमें महात्मा गांधी, इनकी पत्नी, कौन? महात्मा गांधी की पत्नी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इतना खराब मत करो। कस्तूरबा गांधी और इनके साथ सरोजिनी नायडू, इनको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। इनको आगा खां पैलेस में रखा गया और अन्य कांग्रेस सदस्यों को भी 9 अगस्त, जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उन्हें 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ ये प्रोग्राम भारत में चल रहा है। महात्मा गांधी को 42 में गिरफ्तार किया गया है और 44 में छोड़ा जाएगा। 42 में गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को 4 साल जो है आगा खां पैलेस में ही रखा जाएगा और फिर उन्हें 44 के आसपास छोड़ दिया जाएगा। इस बीच दूसरी तरफ कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष कहां पहुंचे? सुभाष 1941 में गए जर्मनी, और जर्मनी के सहयोग से भारत लीजल का गठन किया। ये क्या था, समझिए। ये 1941 में जर्मनी गए थे। भारत लीजेंड का गठन किया गया 1942 में। वह ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिन भारतीयों को उत्तरी अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था उनकी संख्या लगभग 10,000 थी और जापान और जर्मनी, इन दोनों देशों ने उन भारतीयों को गिरफ्तार कर रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी को कन्विंस कर लिया और उन्हें कन्विंस करके इन भारतीयों को अपने साथ ले लिया और इन भारतीयों को अपने साथ लेकर भारत लीजल का गठन किया। 10,000 सदस्यों की सेना बना ली लड़ने के लिए। 8 अगस्त 1944 को, सॉरी 8 नवंबर 1943, 8 नवंबर 1943 को जापान में अंडमान और निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, इस सेना को मानो यह सुभाष चंद्र बोस को प्रेषित करके सुभाष चंद्र बोस को रखते थे और सुभाष चंद्र बोस ने उन द्वीपों का नाम शहीद द्वीप, इसका तो नाम रखा शहीद द्वीप, पूछता है परीक्षा में, और इसका नाम रखा स्वराज द्वीप। इन दो द्वीपों का गठन किया। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप के जो दो नाम थे, इन्होंने एक का नाम शहीद द्वीप रख दिया और एक स्वराज। सुभाष चंद्र बोस को 1944 में आजाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति बनाया गया।
1944 में आजाद हिंद फौज प्रधान सेनापति बना कौन? सुभाष। अब हुआ क्या, 10,000 सैनिकों संगठन कुछ भारतीयों अंग्रेजों के साथ संघर्ष की भावना के साथ इस दल में जुड़े हुए थे। आजाद हिंद फौज का गठन पहले से, अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह इसके गठन में, इसके निर्माण में सफल नहीं हो सके थे। उनके फेल होने के पश्चात रास बिहारी बोस, दूसरा व्यक्ति आया, रास बिहारी बोस ने जो है ठीक आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये इसके गठन में विफल हुआ, विचारधारा इसकी है, ध्यान रखना, और ये व्यक्ति सफल हुआ। और 1944 में आजाद हिंद फौज का प्रमुख बन गया कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसके अंदर अलग अलग बटालियन थी, जिसमें खुद एक बटालियन का नाम था महात्मा गांधी ब्रिगेड, एक का नाम था जवाहरलाल ब्रिगेड, एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, और महिलाओं की जो विंग थी उसका नाम था लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। 1944-45 में जापान में एक यात्रा के दौरान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की, एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, जिसको संवैधानिक स्वीकृति नहीं मिली। बहुत लोगों ने माना कि वो दुर्घटना में मारे गए, बहुत लोगों ने ये नहीं माना कि वो दुर्घटना में मरे, वो बात तक जीवित रहे। और 2 पार्ट में हमने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम पढ़ा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 24 तक कराया था, 24 से 46 तक हमने दूसरे पार्ट में, और 46 से आज़ादी तक के प्रोग्राम जो है तीसरे में करते हैं। कैबिनेट मिशन आएगा और इस कैबिनेट मिशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग प्रांत से लोगों का चुनाव होगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ का आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।